71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए हम लोग करंट अफेयर्स 2025 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए करंट अफेयर्स 2025 के टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, इसमें हम लोग बिहार के साथ साथ यानी कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस सेशन में देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो 71 बीपीएससी 2025 से संबंधित अपलोड किए जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए करंट अफेयर्स 2025 के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य को प्रतिष्ठित सूची में जगह मिलने के साथ भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर के हो गई है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी प्रकार सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको इस सेशन में देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए सब लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनेंगे। इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, मराठा सैन्य परिदृश्य को अभी रिसेंटली यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और इस प्रकार से जो है आपको याद होगा कि भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर के अब 44 हो गया है। देखिए, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल 12 किले शामिल हैं। कुल 12 प्रमुख किले शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश महाराष्ट्र में है। इनमें से अगर बात करें तो 11 महाराष्ट्र में है और एक जो है तमिलनाडु में है। अब देखिए, महाराष्ट्र में जो है सालेहेर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, महाराष्ट्र में सालेहेर है। उसके बाद देखिए शिवनेरी है, लोहगढ़ है, खंडेरी है, रायगढ़ है, राजगढ़ है, प्रतापगढ़ है, स्वर्णदुर्ग है, पन्हाला है। पन्हाला जो डिफ़िकल्ट नाम है मैं लिख दे रहा हूँ, पन्हाला है। उसके बाद विजयदुर्ग है और सिंधुदुर्ग है। और तमिलनाडु में जो एक है वो कौन सा है? तमिलनाडु में जिंजी किला है। कौन सा है तमिलनाडु में? तमिलनाडु में जिंजी किला है। तो याद रखिएगा, जिंजी किला पूछा जाएगा तो तमिलनाडु में है। और 11 जो मैंने आपको बताए हैं याद रखिएगा, महाराष्ट्र में सालेहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? अब देखिए, 2025 को जो है संयुक्त राष्ट्र ने ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसके अलावा देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया है और क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो आपको तीनों याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष। ठीक है ना, तीनों आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर राज्य में जैडमुर सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? अब देखिए पूछा जाएगा कि जैडमुर सुरंग का उद्घाटन किसने किया है, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। और देखिए इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? जैडमुर सुरंग का नाम, तो इसका नाम बदल करके रखा गया है सोनमर्ग सुरंग। क्या नाम रखा गया है इसका? तो सोनमर्ग सुरंग, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसकी लंबाई पूछा जा रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। और यह सुरंग जो है जैडमुर सुरंग श्रीनगर लेह राजमार्ग NH1 पर, श्रीनगर लेह राजमार्ग NH1 पर जो है
हिमस्खलन प्रवण क्षेत्रों को बाईपास करती है। तो यहाँ पर 6.5 किलोमीटर। NH1 पर ध्यान रखिएगा, और यह लद्दाख और कश्मीर के बीच सभी मौसम में संपर्क में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया कर्नाटक में। अच्छा, 2023 को आपको याद होगा, 2023 को जो है दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, और एक होता है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। तो पहले हम जान लेते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है। तो ये पार्वती तिर्की को किया गया है। पार्वती तिर्की को इनकी कविता संग्रह फिर उगना के लिए, फिर उगना, ठीक है ना, फिर उगना, फिर उगना, ठीक है ना। तो ये हो गया साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है पार्वती तिर्की को। अच्छा, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है। तो सुशील शुक्ल को किया गया है, इनकी लघु कथा 1/12 के लिए। ठीक है। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में आपको याद होगा फ्रेंड्स कि मैथिली के लिए जो है महेंद्र मलंगिया को उनके निबंध प्रबंध संग्रह के लिए दिया गया था। अच्छा, हिंदी भाषा के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को उनकी कविता संग्रह मैं जब तक बाहर आई के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए स्ट्रीम कीरे को दिया गया था उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं उपमन्यु चटर्जी। तो देखिए, उपमन्यु चटर्जी को JCB, यहाँ मैं लिख देता हूँ JCB साहित्य पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक है लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह जो जनवरी 2025 में आयोजित किया गया था, इसके मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थी। नाम याद रखिएगा, चीफ गेस्ट कौन थी इसकी, तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। कहाँ की ये राष्ट्रपति हैं, तो त्रिनिदाद और टोबैगो की, ठीक है ना। इन्होंने वर्चुअल माध्यम से इसको संबोधित किया था, और यह सम्मेलन 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। और इसका विषय पूछा जाएगा तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है ना। तो साथ साथ आप यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए, और देखिए 2025 में BPSC के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं उन सब का मैंने आपको करंट अफेयर्स कराया हुआ है अलग वीडियो में, हिस्ट्री अलग कराया हुआ है, ज्योग्राफी कराया हुआ है, साइंस कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब देखिए 78वां संतोष ट्रॉफी 2025 का खिताब, यहाँ खिताब बना लीजिएगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, किस टीम ने जीता है। तो देखिए 18वां संतोष ट्रॉफी 2025 का खिताब जो है ये जीता है पश्चिम बंगाल ने। किसने जीता है, पश्चिम बंगाल ने जीता है। और देखिए पश्चिम बंगाल ने जो है किसको हरा करके, तो केरल को हरा करके, और इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था। अच्छा, रणजी ट्रॉफी 2024-25 बोलेगा तो कौन जीता है, विदर्भ जीता है। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब विदर्भ जीता है, और विदर्भ ने भी किसको हरा करके, तो केरल को हरा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने 2025 में जॉर्जिया को, और जॉर्जिया के अलावा सूरीनाम भी याद रखिएगा, सूरीनाम और तिमोर लेस्ते, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ तिमोर लेस्ते, ठीक है ना। तो देखिए मलेरिया मुक्त घोषित किया था जॉर्जिया को, ठीक है। उसके बाद देखिए जॉर्जिया को जनवरी में घोषित किया था, फिर सूरीनाम को घोषित किया है जून 2025 में, और तिमोर लेस्ते को जुलाई 2025 में घोषित किया है। तो अब ये तीनों देशों का नाम याद रखना, एक जॉर्जिया हो गया, दूसरा सूरीनाम हो गया, और तीसरा तिमोर लेस्ते हो गया, ठीक है। अच्छा, भारत जो है मलेरिया से मुक्ति का लक्ष्य कब रखा है, तो 2030 तक, ठीक है। अच्छा, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 25 अप्रैल के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक्सियोम 4 मिशन AX4 में पायलट के रूप में किस भारतीय को चुना गया था।
तो देखिए ये मिशन जो है आपको याद होगा, ये भारत के शुभांशु शुक्ला को चुना गया था। और देखिए भारत के शुभांशु शुक्ला जो है ना एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे, और उनके साथ अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी गए थे। ये प्रश्न पूछा भी गया था बीपीएससी ने जो रिसेंटली एग्जाम लिया 2025 में, उनमें कि इनके साथ किस देश के और अंतरिक्ष यात्री गए थे। तो अमेरिका, यहाँ मैं लिख देता हूँ अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के, ठीक है ना, अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थे। अब देखिए इसमें अमेरिका की मिशन कमांडर थी पेगी विट्सन, ठीक है ना, ये अमेरिका के थी। उसके बाद पोलैंड के थे सलावोज उजनान्स्की, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, सलावोज उजनान्स्की याद रखिएगा, ये पोलैंड के मिशन विशेषज्ञ के तौर पर इनको शामिल किया गया था। और हंगरी के टिबोर कापू थे, हंगरी के टिबोर कापू ये हंगरी के थे। तो ये तीनों नाम याद रखना है। एक तो आपको पेगी विट्सन तो याद ही रखना है, ठीक है, पेगी विट्सन ये मिशन कमांडर थी। उसके बाद देखिए यहाँ लिख देता हूँ पोलैंड के थे ये सलावोज उजनान्स्की, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो शुभांशु शुक्ला, उसके बाद अमेरिका के पेगी विट्सन, पोलैंड के सलावोज उजनान्स्की और हंगरी के टिबोर कापू, ये लोग भी साथ गए थे इनके, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पद्म पुरस्कार 2025 से बिहार के कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। अच्छा पद्म पुरस्कार की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इस वर्ष जो है टोटल 139 लोगों को दिया गया, जिसमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। इनको जोड़ लीजिएगा, देखिएगा 139 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें से अगर हम बिहार की बात करते हैं, बिहार के टोटल कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के टोटल 7 व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया गया है। ये 7 व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर शारदा सिन्हा का नाम याद रखिएगा, इनको पद्म विभूषण दिया गया मरणोपरांत। उसके बाद सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण दिया गया है मरणोपरांत, 2 व्यक्ति हो गए। अब चलिए अब बाकी लोगों को पद्मश्री दिया गया है, जिसमें से किशोर कुणाल, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, निर्मला देवी, ये सृजनी कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ठीक है, सृजनी कला निर्मला देवी को, ठीक है, निर्मला देवी और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज। तो ये 7 व्यक्ति हो गए, शारदा सिन्हा, सुशील कुमार मोदी, किशोर कुणाल, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, निर्मला देवी और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, इनको अध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में भारत के किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची यानी कि विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है आपको मूसी नगर के ऐतिहासिक भवन और भुज की ऐतिहासिक जल प्रणाली को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि इजरायल ईरान युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया था। तो देखिए फ्रेंड्स आपको याद होगा जून 2025 में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को देख करके भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार के द्वारा म्यांमार भूकंप पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता हेतु यह ऑपरेशन चलाया था, ठीक है। अच्छा ऑपरेशन कालनेमी याद रखिएगा, अभी रिसेंटली चलाया जा रहा है ये सब ऑपरेशन कालनेमी। और देखिए कालनेमी दरअसल उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यह अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो साधु संतों या धार्मिक वेशभूषा पहन करके लोगों को ठगते थे या धोखा करते थे उनके साथ, ठीक है। ऑपरेशन शिवा याद रखिएगा, ऑपरेशन शिवा। तो देखिए ऑपरेशन शिवा जो है दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले तीर्थ यात्रा मार्ग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाया गया है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। तो आपको याद होगा कि इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं अभी, तो याद होगा आपको वी नारायणन। कौन बने हैं फ्रेंड्स, वी नारायणन, ये 11वें अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू किया गया है।
गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली। तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक राज्य के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना भी मैं आपको करा रहा हूँ आप देख सकते हैं ये सारे के सारे प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिएगा पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च अवार्ड है। और देखिए ये डी गुकेश को दिया गया है, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह को भी दिया गया है, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार को भी दिया गया है, ये पैरा एथलेटिक्स हैं। और मनु भाकर ये निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। तो ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है। चारों नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन याद रखना है, उसके बाद आपको फ्रेंच ओपन याद रखना है, उसके बाद आपको विंबलडन भी अब आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग, तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जो है ये जीता है जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर कहाँ के हैं फ्रेंड्स, तो जैनिक सिनर इटली के हैं। कहाँ के हैं, इटली के हैं, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर जेवरेव को। अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है, ये कहाँ के हैं, तो फ्रेंड्स ये जर्मनी के हैं। ये पुरुष एकल की बात हो गई ऑस्ट्रेलियन ओपन की। अब हम लोग महिला एकल की बात करते हैं। तो महिला एकल का विजेता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मैडिसन कीज। कौन है, मैडिसन कीज हैं, ठीक है ना। महिला एकल में मैडिसन कीज, ये कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। और हराया है किसने इनको, मतलब किसको इन्होंने हराया है, तो आर्याना सबलेंका को, जो कि बेलारूस की हैं। अब देखिए फ्रेंच ओपन 2025, फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज रहे हैं। और महिला एकल की विजेता रही है कोको गॉफ। कोको गॉफ बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नाम, कोको गॉफ रही हैं। फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल विजेता, फ्रेंच ओपन 2025 की, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, महिला एकल विजेता। और पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज रहे हैं। उसी प्रकार विंबलडन 2025 की बात करते हैं तो पुरुष एकल विजेता फिर से जैनिक सिनर बने हैं विंबलडन में। और महिला एकल विजेता ईगा स्विटेक बनी है, ईगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की हैं, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की सूची में जोड़ा गया है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में जो है जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स ये जोड़ा गया है किसको, तो ध्यान रखिएगा उदयपुर और इंदौर को, ठीक है ना, उदयपुर और इंदौर को जोड़ा गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस 2025 तो ये 76वां गणतंत्र दिवस था। और देखिए अगर हम बात करते हैं राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता है, तो राज्यों में जीता है उत्तर प्रदेश ने। और उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम आपको याद होगा, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये रहा था। और यहाँ पर केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड दिया गया है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को दिया गया है, ठीक है ना। जनजातीय कार्य मंत्रालय को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष पर आधारित जो ये आपका झांकी था उसी को दिया गया है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय। उसके बाद देखिएगा खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला एवं पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। देखिए सबसे खास बात तो यह है खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन अपने भारत में किया गया था और इसका शुभंकर तेजस और तारा था। क्या था, तेजस और तारा, ध्यान रखिएगा, इसका शुभंकर तेजस और तारा था। और इसमें देखिए पुरुष में भी विजेता अपना प्यारा भारत रहा है और महिला वर्ग में भी विजेता अपना प्यारा भारत रहा है, तो यहाँ पर भारत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान का नाम बदल करके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया है। यहाँ पर शॉर्ट है, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स ये रखा गया है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम। किसका नाम बदल करके रखा गया है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदल करके रखा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो ये सब ध्यान रखना आपको।
चलिए उसके बाद देखिएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और रैंकिंग से प्रश्न जो है सदा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण रैंकिंग जो है आपको ध्यान रखना होता है जहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो आगे और भी प्रश्न आपको इस तरह के मिलेंगे, वहाँ पर भी मैं आपको डिस्कस कराते चलूँगा। तो सबसे पहले यहाँ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहले स्थान पर अमेरिका है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान इसमें से जो है चौथा है। भारत का स्थान इसमें से कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें चौथा है, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य के खींचन और मनेर को, यहाँ पर मनेर बना लीजिएगा, ठीक है ना, मेनार या मनेर का जगह जगह नाम लिखा जा रहा है, मतलब कभी मनेर लिखा जा रहा है कहीं, तो कहीं आपको मेनार भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है कि ये रामसर स्थल के रूप में इनको अभी नामित किया गया है। और वर्तमान में अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 91 हो गए हैं। वर्तमान में भारत में 91 रामसर स्थल है। अच्छा, आर्द्रभूमि संरक्षण के हेतु 1971 में जो है ईरान के रामसर शहर में सम्मेलन हुआ था और इस समझौते को 1975 में प्रभावी किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। क्लियर, आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, 91 जो है रामसर स्थल हो गए हैं। अभी देखिए खींचन वेटलैंड साइट, इसको 51वां दर्जा दिया गया, खींचन को, ठीक है ना, 51वां। और देखिए मेनार और खींचन ये राजस्थान में पड़ते हैं, तो यहाँ पर राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 2025 में आपको याद होगा तमिलनाडु के सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य और खेचुपलरी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। सॉरी, तमिलनाडु के आपके हो गए कौन कौन से? सक्करकोटई और थेरथंगल, और खेचुपलरी तो सिक्किम में है, इसको भी दिया गया था। सिक्किम का पहला रामसर स्थल है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कौन सा, खेचुपलरी आर्द्रभूमि, ठीक है ना। और झारखंड का उधवा झील को भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया इसी साल, झारखंड का पहला रामसर स्थल है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। सक्करकोटई उंगली पर काउंट करिए, सक्करकोटई, थेरथंगल, खेचुपलरी, उधवा, मेनार और खींचन, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि हाल ही में ज्ञानेश कुमार को भारत के कौन से क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए ज्ञानेश कुमार जो है अभी कौन से मुख्य जो है निर्वाचन आयुक्त बने हैं? तो ये 26 पे बने हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है ज्ञानेश कुमार है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस लेखक को मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अभी मैंने बताया था कि मैथिली में किसको दिया गया? महेंद्र मलंगिया को। मैथिली में किसको दिया गया है? महेंद्र मलंगिया को मैथिली में दिया गया। अभी मैंने आपको बताया महेंद्र मलंगिया को, ठीक है, इनकी निबंध प्रबंध संग्रह के लिए। तो यहाँ पर महेंद्र मलंगिया राइट आंसर हो जाएगा मैथिली के लिए, ठीक है। अंग्रेजी के लिए स्ट्रीन किरे को दिया गया है और हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को दिया गया है, ठीक है। अच्छा, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? बानो मुश्ताक को, हार्ट लैम्प के लिए, ठीक है ना। और इसका अनुवादक कौन थी हार्ट लैम्प की? तो दीपा भस्ती, ठीक है। चलिए, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है। यह पर्वत किस देश में है? माउंट तारानाकी। तो देखिए इसको जो है कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है, यानी कि जो व्यक्ति के साथ जो व्यवहार होता है उसी तरह का व्यवहार अब इस पर्वत के साथ भी होगा और यह न्यूजीलैंड में है, ठीक है ना, न्यूजीलैंड में है माउंट तारानाकी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किसको मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए फटाफट सब लोग बताइएगा कि अभी जो आपको 38वां हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद रखना उत्तराखंड में। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है ना, 38वां। और इसका थीम था ग्रीन गेम्स। इसका थीम क्या था? इसका थीम था ग्रीन गेम्स। ध्यान से सुन लीजिएगा, ग्रीन गेम्स इसका थीम था। इसके मसाल का नाम क्या था? तो इसके मसाल का नाम जो था ये तेजस्विनी था। मसाल का नाम तेजस्विनी था। मसाल का नाम क्या था? तेजस्विनी था। अच्छा, ध्यान हो गया इतना। थीम इसका ग्रीन गेम्स था, मसाल का नाम तेजस्विनी था, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इसमें पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको दिया गया खिताब? तो श्री हरि नटराज को, तैराकी के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी तो ये दिया गया था आपको धनीथी डिजाइनो, ठीक है ना, ये भी तैराकी की हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल सर्विसेज ने जीता है। सर्विसेज ने टोटल 121 मेडल जीते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र रहा है और इसमें बिहार का स्थान 29वां रहा है,
तो बिहार का भी साथ साथ आपको स्थान अब ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि फरवरी 2025 में प्रकाशित न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है। न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, तो इसको लिखा अरुण शौरी ने। ठीक है ना। अच्छा, वाइल्ड फिक्शन एक पुस्तक है, इसी साल लिखी गई है। वाइल्ड फिक्शन, वाइल्ड फिक्शन ये किसकी है, तो ये पुस्तक अमिताभ घोष की है। किसकी है, अमिताभ घोष की है। अमिताभ घोष की है वाइल्ड फिक्शन। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, उसके बाद द वर्ल्ड आफ्टर गाजा ये किसकी है, तो आपको याद रखना है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो है ये पंकज मिश्रा की है। किसकी है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा की है। अच्छा, एक है छौनक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। ठीक है ना, CHHAUNK, छौनक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये पुस्तक अभिजीत बनर्जी की है। ठीक है। अच्छा, शिखर धवन का ये आत्मकथा है द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन का है। ठीक है ना। उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि अभी आपने देखा होगा कि जो एक बुक है, क्या नाम है उसका, टेस्टेड। ठीक है ना, क्या नाम है, टेस्टेड। टेस्टेड, ठीक है ना, द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजोल्व, ये पैट कमिंस की है। टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजोल्व, ये पैट कमिंस की है। तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है। तो इस भारतीय महिला का नाम क्या है, इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए पूर्णिमा देवी बर्मन से आगे आपको प्रश्न मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिलहाल अभी इतना याद रखिए, पूर्णिमा देवी बर्मन। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये तुहिन कांत पांडे को किया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी किस देश ने किया है। अब देखिएगा 2025 विश्व पर्यावरण दिवस की हम बात कर लेते हैं, तो ये कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये 5 जून के मनाया जाता है। अच्छा, इस बार जो है इसका थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, और मेजबानी किया है दक्षिण कोरिया ने। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वेटलैंड वाइज यूज, ठीक है ना, वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कौन बनी है, तो देखिए ये बनी है जयश्री वेंकटेशन। केयर अर्थ ट्रस्ट के ये सह संस्थापक हैं जयश्री वेंकटेशन। रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है ये। तो यहाँ पर देखिए जयश्री वेंकटेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मारियला हंगेरिया के बारे में जान लीजिएगा। देखिए मारियंगेला हंगेरिया जो है ये ब्राज़ील की एक वैज्ञानिक हैं और इनको जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 दिया गया है। अब देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार, अब याद कैसे रखिएगा, विश्व खाद्य है तो यहाँ पर देखिए हंगरी, हंगरी मतलब भूखा होता है ना, तो इस तरह से रिलेट करके याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन अभी मैंने आपको बताया था, तो देखिए ये असम की वन्यजीव विज्ञानी हैं और इनको दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से, यहाँ मैं लिख देता हूँ व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से, व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार को जो है ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि 29 जनवरी 2025 को इसरो ने अपना 100वां मिशन के तहत देखिए किस रॉकेट के जरिए से कौन सा उपग्रह को लॉन्च किया। चूंकि ये 100वां मिशन था इसरो का, इस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए 29 जनवरी को, डेट याद रखना, 29 जनवरी 2025 को, डेट भी आजकल पूछा जा रहा है। इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है किस रॉकेट के जरिए, तो GSLV F-15 के जरिए। कौन सा उपग्रह, तो NVS-02 को लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, कब दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, डेट सहित पूछा जा रहा है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था 12 जून 2025 को, 12 जून 2025 को। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सैन्य अभ्यास टाइगर क्लो 2025 का पहला संस्करण बागपत उत्तर प्रदेश में
भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। चूंकि ये पहला है, इसी दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो ये टाइगर क्लो जो है ये किसके किसके बीच का अभ्यास है, तो भारत और अमेरिका के बीच का है। और कहाँ पर आयोजित किया गया, तो उत्तर प्रदेश के बागपत में पहला संस्करण था इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है, तो अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति, अच्छा राष्ट्रपति तो डोनाल्ड ट्रंप है, आपको पता है 47वें क्रम के हैं। और 50वें उपराष्ट्रपति जो है ये जेडी वेंस है। कौन है, जेडी वेंस है, नाम याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं एनालेना बेयरबाक, इन्हीं को चुना गया है। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं एनालेना बेयरबाक, इनको चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। चलिए, और संयुक्त राष्ट्र महासभा का नेतृत्व करने वाली 5वीं महिला ये बनी है। ठीक है, और पश्चिम यूरोपीय समूह से यह पद संभालने वाली ये पहली महिला हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस ऐतिहासिक किले का नाम बदल करके विजयदुर्ग रखा गया है। तो अब देखिए विजयदुर्ग जो रखा गया है ये कोलकाता में स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम को, ठीक है ना, इसी का नाम बदल करके रखा गया है विजयदुर्ग। और इसका नाम जो है महाराष्ट्र के प्राचीनतम सिंधुदुर्ग किले के नाम पर रखा गया है, जो छत्रपति शिवाजी के अधीन मराठा नौसैनिक अड्डा हुआ करता था। तो फोर्ट विलियम हो जाएगा। अच्छा, इसका अतिरिक्त देखिए इसका अंदर स्थित किचनर हाउस, इसका अंदर है एक किचनर हाउस, इसी का अंदर है किचनर हाउस, किचनर हाउस, इसका नाम बदल करके रखा गया है मानेकशॉ हाउस। इसका नाम क्या रखा गया है, मानेकशॉ हाउस, मानेकशॉ हाउस। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जगह कम है, मानेकशॉ हाउस। और सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदल करके शिवाजी गेट रखा गया है। ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा इंडियन अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है। अब देखिए यहाँ पर बात आ गई है ग्रैमी अवार्ड की। तो ग्रैमी अवार्ड आपको अच्छे तरीके से याद होगा, ये आपको दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। और 67वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, जिसमें जो है भारत की जो भारत अमेरिकी जो गायिका हैं चंद्रिका टंडन, उनको त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। त्रिवेणी एल्बम के लिए इनको बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम की श्रेणी में, ठीक है ना, त्रिवेणी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ग्रैमी अवार्ड में अगर हम बात करते हैं, एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से को दिया गया है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर कैड्रिक लेमर को दिया गया है। तो याद रखिएगा, अगर एल्बम ऑफ द ईयर पूछेगा तो एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से को दिया गया है, बियॉन्से को, ठीक है ना, एल्बम ऑफ द ईयर। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर ये दिया गया है कैड्रिक लेमर को, कैड्रिक लेमर को दिया गया है। ठीक है ना, तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की विश्व मोबाइल निर्माण में रैंक क्या है। तो देखिए चीन पहले नंबर पर है, और भारत ने जो है अभी आपको याद होगा कि वियतनाम को पीछे छोड़ दिया है, और भारत अब दूसरे नंबर पर आ गया है, पहला स्थान चाइना का है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मित्र प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। मित्र प्लेटफॉर्म जो है ये किसने लॉन्च किया है, तो देखिए मित्र प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया है किसने, बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया है आपका सेबी ने, ठीक है ना, सेबी ने जो है मित्र प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। किसने किया है, सेबी ने किया है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार के किस जिले में पहला परमाणु संयंत्र स्थापित होने जा रहा है। तो ऐसा घोषणा आपने सुना भी होगा कि नवादा में होगा, नवादा में ककोलत जलप्रपात है, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है। अब देखिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार अपने आप में भारत में ये सबसे ज़्यादा साहित्य की बात करते हैं, तो इस तरह का ये अवार्ड है। और ये दिया गया है किसको, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के ये प्रथम लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, अच्छा सरस्वती सम्मान 34वां सरस्वती सम्मान है, 34वां। अगर आपसे पूछा जाएगा सरस्वती सम्मान तो महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को दिया गया है। और व्यास सम्मान 34वां व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान दिया गया है सूर्यबाला को, हिंदी लेखिका सूर्यबाला को दिया गया है। कौन देश के वासी, बेनू की डायरी के लिए। तो यहाँ पर देखिए ज्ञानपीठ हो गया
34वां सरस्वती सम्मान भी मैंने बता दिया महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को, और 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को दिया गया है। क्लियर, सब याद रहेगा आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। अब देखिए मिस वर्ल्ड का खिताब इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आयोजन भारत में किया गया था, और आपको याद है कि तेलंगाना में हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। मिस क्या दिया गया, मिस वर्ल्ड 2025, ठीक है ना। ये दिया गया है किसको, तो थाईलैंड की ओपल सुचाता चुवांगश्री को दिया गया है। अच्छा, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो नंदिनी गुप्ता ने किया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा, और ये क्रम आपको याद रखना है, ये क्रम आपका 72वां था। अच्छा, 73वां अगर आपसे पूछा जाएगा मिस यूनिवर्स किसको दिया गया है, 73वां, ये तो मिस वर्ल्ड है, ये जो कि ओपल सुचाता चुवांगश्री को दिया गया, 72वां है ये। अच्छा, 73वां मिस वर्ल्ड पूछेगा तो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स किसको दिया गया है, तो ये दिया गया विक्टोरिया केजर को, विक्टोरिया केजर जो कि डेनमार्क की हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक पॉइंट और याद रखिएगा, देखिए भारत की पहली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 जीता है रेचल गुप्ता ने, भारत की पहली। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 97वें ऑस्कर 2025 में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है। बेस्ट पिक्चर का 97वां ऑस्कर था, ठीक है, लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया है। बेस्ट पिक्चर यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म जीता है अनोरा ने। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर जीते हैं अनोरा मूवी के लिए, शॉन बेकर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है, एड्रियन ब्रॉडी को। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मैडिसन को दिया गया है, माइकी मैडिसन को दिया गया है। तो कम से कम ये 3 आप याद रखिएगा, ये आपका हो गया ऑस्कर में, ठीक है। अच्छा, ऑस्कर के बाद अगर पूछेगा कि बाफ्टा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो ये कॉनक्लेव को दिया गया है। किसको दिया गया है, कॉनक्लेव को, ठीक है। बाकी इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया है किसको, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसको दिया गया है एड्रियन ब्रॉडी को ही, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मैडिसन को ही बाफ्टा में दिया गया है। अच्छा, गोल्डन ग्लोब्स 2025 पूछेगा तो द ब्रूटलिस्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी को तीनों में दिया गया है, ऑस्कर में भी, बाफ्टा में भी और गोल्डन ग्लोब में भी। और हीरोइन में अगर बात करते हैं तो ऑस्कर में और बाफ्टा में माइकी मैडिसन को दिया गया है, और गोल्डन ग्लोब में दिया गया है किसको, फर्नांडा टोरेंस, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत के रैंक क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, देखिए मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ, आप भूलिएगा नहीं। अगर आपको इसको याद रखने में दिक्कत होता है ना, तो देखिए हम लोग हंसते कैसे हैं, 28 लगा के, हैप्पीनेस यानी कि खुश रहना, और खुश रहना जब व्यक्ति खुश रहता है तो हंसता है। सिंपल सा एक कहानी है, इसको आप इमेजिन कर लीजिए, लंबे समय तक याद रखिएगा। तो हंसते हैं हम लोग कैसे, 28 करके, तो 28 से आप 18 याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है भाई, तो 118 है। अब भूलिएगा, भूल करके दिखाइए तो नहीं भूल पाइएगा। खुशहाली सूचकांक, तो जैसे ही आपको खुशहाली सूचकांक आएगा आपके दिमाग में आएगा 28 करके हम लोग हंसते हैं, तो 28 करके हंसते हैं, इसका मतलब 28 से 18 आपको याद आ जाएगा, 118, ठीक है। तो और इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा। और पहले स्थान पर इसमें कौन सा देश है हैप्पीनेस में, बताइए पहले स्थान पर, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए पहले स्थान पर, तो फिनलैंड है। फिन मतलब फन याद रखिएगा, फन मतलब हंसी मजाक, फन से फिनलैंड, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको हो गया हैप्पीनेस रिपोर्ट। अच्छा, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर पूछेगा ना, तब क्या करिएगा, याद है क्या आपको? देखिए जिनको याद है ना, बेशक बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ, भारत का रैंक किसमें 105वां है, किसमें, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में। देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक में, और इसको याद कैसे रखिएगा ये पहले बताइए। तो इसको हम लोग इस तरह से याद रखेंगे, वैश्विक भूखमरी यानी कि भूखमरी बहुत है ना, तो जो लोग भूखे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, भीख वगैरह मांगते हैं। भीख कैसे मांगते हैं कि बाबू 5-10 रुपया दे दो, 5-10 रुपया दे दो, ऐसे मांगेंगे ना। आप इसी तरह से देख लीजिए, 5-10 रुपया दे दो। अगर ऐसे भी याद रखें तो 510 कोई रैंकिंग आपने पढ़ा अब तक नहीं, इसको उलट दीजिएगा, या इस तरह से आप याद रखें तो सबसे बेटर है, 5-10 रुपया दे दो बाबू, बहुत भूख लगी है, 5-10 रुपया दे दो, तो 105 हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं
कि हाल ही में देखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। अब देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 58वां टाइगर रिजर्व जो बन गया है ये माधव टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, माधव टाइगर रिजर्व। अच्छा 57वां कौन था, तो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य था, मध्य प्रदेश का रातापानी, ये 57वां था। अच्छा 56वां पूछता तब तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व था, छत्तीसगढ़ का, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है। भारत के 107वां, तो ये किया गया है आपका उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को जो है 107वां राष्ट्रीय उद्यान भारत का घोषित किया गया है। याद रखिएगा सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद देखिए गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले एबल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो देखिए एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और ये दिया गया है जापान के मासाकी काशिबारा को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपसे प्रित्जकर पूछा जाता है, तो प्रित्जकर जो है आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, आगे आपको मिलेगा। देखिए वर्ष 2025 में रामसर अभिशय में शामिल सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है, तो मैंने बताया था ना कि तमिलनाडु का सक्कर कोटई थेरथंगल, सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य और सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य, इनको 2025 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ये तमिलनाडु के हैं, दोनों ध्यान रखिएगा। और खेचोपल्ली आर्द्रभूमि सिक्किम का है, उधवा झील झारखंड का है, खीचन और मैनार कहाँ के हैं, तो खीचन और मैनार राजस्थान के हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल मैच का आयोजन कहाँ किया गया। अब देखिए ये फाइनल मैच हुआ था कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, लॉर्ड्स में हुआ था, ठीक है। और विजेता दक्षिण अफ्रीका की टीम रही थी, ऑस्ट्रेलिया को हराया था, आपको बखूबी याद होगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसने जीता। अब देखिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें विनर अपना प्यारा भारत रहा था और इसमें उपविजेता न्यूजीलैंड की टीम रही थी और फाइनल में जो है मैन ऑफ द मैच भारत के कप्तान रोहित शर्मा रहे थे और पूरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्रा रहे थे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ना, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं, पहली महिला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये अफ्रीकी अध्यक्ष जो है ये बनी है और अफ्रीकी अध्यक्ष हैं ये पहले, पूरी मतलब दुनिया में ये आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष है, बट अफ्रीका की भी ये पहली मतलब अध्यक्ष बनी है अफ्रीकन कंटिनेंट से। तो इनका नाम क्या है, क्रिस्टी कोवेंट्री है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस्टी कोवेंट्री। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये जीता है किसने फ्रेंड्स, तो आरसीबी ने जीता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 7वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन। तो फ्रेंड्स ये 7वां क्रम का था और पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाना जाने वाला प्रित्जकर पुरस्कार आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, ठीक है ना, किससे प्रदान किया गया है, तो ये किसको किया गया है, लियू जियाकुन को दिया गया है, ठीक है, लियू जियाकुन को, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और देखिए नरेंद्र मोदी जी को अभी आपको याद होगा कि बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि नाम्बिबिया का अवार्ड दिया गया है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट, यहाँ पर लिख देता हूँ ये वर्ड, ठीक है ना, वेल्वी क्या है, वेल्वी एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट नाम है, वेल्वी मिराबिलिस, अब पढ़िए ये कहाँ का है, नाम्बिबिया का, क्या नाम है इसका, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विथिया मिराबिलिस। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च अवार्ड ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विथिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है नाम्बिबिया का। और ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 है ये कहाँ का है, तो फ्रेंड्स ये साइप्रस का है,
ठीक है। अच्छा, और भी अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, तो ये नाम से ही पता चल जा रहा है। उसके बाद घाना का अवार्ड दिया गया, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, तो ये नाम में घाना आ जा रहा है, तो घाना से आप पकड़ लीजिएगा। बट जो मैंने बताया आपको ये नामीबिया वाला, क्या नाम है, तो नामीबिया का है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विचिया मिराबिलिस, ये नामीबिया का है। और ये नाम याद रखिएगा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस III साइप्रस का है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि अचंता शरद कमल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, यह किस खेल से संबंधित है? अचंता शरद कमल, तो फ्रेंड्स अचंता शरद कमल जो है ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दोहा डायमंड लीग 2025 में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंक करके रजत पदक जीता? अब देखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है, 3-4 मैं आपको लीग बताऊंगा जैसे कि नीरज चोपड़ा से संबंधित होगा। तो सबसे पहले देखिए अभी दोहा डायमंड लीग, तो दोहा डायमंड लीग में पूछा जाएगा कि नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं नीरज चोपड़ा ने जीता है रजत पदक। ठीक है ना, कितना मीटर दोहा डायमंड लीग में भाला फेंका था इन्होंने, तो दोहा डायमंड लीग में जो है इन्होंने फेंका था 90.23 मीटर, 90.23 मीटर दोहा डायमंड लीग में। और पहली बार इन्होंने जो है अपने मतलब कैरियर में 90 मीटर से ज़्यादा ये भाला फेंका था। ठीक है, और इन्होंने तो रजत जीता था, बट गोल्ड किसने जीता था, तो इसमें गोल्ड जो है ये जर्मनी के जूलियन वेबर हैं, जूलियन वेबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ जूलियन वेबर। तो ये जूलियन वेबर ने गोल्ड जीता था, और इन्होंने फेंका था कितना, तो इन्होंने फेंक दिया था कितना, 91.06 मीटर इन्होंने फेंका था इतना। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने फेंका था 90.23 मीटर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पेरिस डायमंड लीग में कितना फेंका था, ये तो दोहा है, अगर आपसे पूछा जाएगा पेरिस डायमंड लीग, अभी देखिए बिहार ESI का इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया था पेरिस डायमंड लीग में कितना मीटर इन्होंने भाला फेंका था, तो पेरिस डायमंड लीग में इन्होंने फेंका था 88.16 मीटर। ठीक है, अच्छा एक और है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने जो है चेक गणराज्य में आयोजित हुआ था, चेक गणराज्य में, उसका नाम है ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जैवलिन 2025। क्या नाम है इस खेल का? ओस्ट्रावा, ओस्ट्रावा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम वगैरह है, ओस्ट्रावा। ठीक है ना, ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक, ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जैवलिन 2025। इसमें नीरज चोपड़ा ने जो है कितना फेंका है, तो 85.2 मीटर, 85.2 मीटर। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए, और इन्होंने ही ये खिताब जीता है इसका। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे दिया जाएगा, तो ये दलाई लामा को। अगला प्रश्न कर लेंगे कि बायो सारथी पहल का अनावरण किसके द्वारा किया गया? बायो सारथी का अनावरण बताइए, बायो सारथी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को उनकी घरेलू और वैश्विक पहुंच तथा व्यवसाय विस्तार में सहायता के लिए बायोसारथी पहल शुरू किया है, और इसका अनावरण 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो ये दिया गया है आपको प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं रामवी सुतार को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 34वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो अभी मैंने बताया था 34वें सरस्वती सम्मान से किसको किया गया है, बताइए, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को किया गया है। ठीक है ना, और व्यास सम्मान से सूर्यबाला को किया गया है। ठीक है, 34वां व्यास सम्मान पूछेगा तो सूर्यबाला को। तो ये सब मैंने अभी आपको बताया है, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान सूर्यबाला को दिया गया है, कौन देश के वासी वेणु की डायरी के लिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि CGI संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब देखिए 52 में, तो ये आपके कौन है, VR गवई हैं, जस्टिस VR गवई, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषा की किताब कौन सी है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कन्नड़ भाषा के लिए जो है बानू मुश्ताक को दिया गया है, और पहली कन्नड़ कृति जो है हार्ट लैम्प के लिए इनको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हार्ट लैम्प राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगर हम बात करते हैं तो अनुवादक हैं दीपा भस्ती, इसका अनुवादक कौन है, दीपा भस्ती हैं
आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो आपको याद होगा कि ये भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को किया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई को विजिंगम इंटरनेशनल सीपोर्ट का उद्घाटन किया है, यह किस राज्य में स्थित है? विजिंगम इंटरनेशनल सीपोर्ट जो है ये कहाँ पर है? 2 मई के दिन उद्घाटन किया है, तो ये केरला में है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस खेल से संबंधित हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न जो है आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए सब लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लॉरियस वर्ल्ड जो है आपका लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2025 ये जीता है मोंडो डुप्लांटिस ने, ठीक है ना। किसने जीता है? तो आपको याद रखना है किसने जीता है, तो ये जीता है आपको मोंडो डुप्लांटिस, ये स्वीडन के हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये किस खेल के हैं, तो ये आपके पोल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पूछेगा तो सिमोन बाइल्स को दिया गया है, सिमोन बाइल्स, ध्यान रखिए ये अमेरिका की हैं, क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी ये दिया गया कुमार मंगलम बिरला को, किसको दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया, ध्यान रखिएगा कुमार मंगलम बिरला को दिया गया लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। पहला अवार्ड दिया गया था ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है नरेंद्र मोदी जी को, दूसरा दिया गया था आशा भोसले को, तीसरा अमिताभ बच्चन जी को और चौथा अवार्ड ये अब कुमार मंगलम को दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 6th बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। अच्छा, शिखर सम्मेलन जो है ना, ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि कौन सा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। कुछ महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन आपको ध्यान रखने होंगे, जैसे कि यहाँ पर 6ठा बिमस्टेक पूछा गया है, तो निश्चित रूप से ये थाईलैंड में आयोजित हुआ था, आपको याद होगा। 6ठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? थाईलैंड में किया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि जैसे कि अभी AI समिट कहाँ हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, तो आपको याद होगा कि ये फ्रांस में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था, ये आपको याद रखना है। और भी इस तरह से कुछ करंट अफेयर्स जैसे आपके पेपर में पूछे जाएंगे कि जैसे कि आपसे जैसे वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ हुआ था, ये सब पूछ लिया जाएगा। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट अगर पूछेगा तो कहाँ बताइएगा? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 तो रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है ना। 12वां जो है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 तो दुबई में हुआ था। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान के मस्कट में हुआ था। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अब देखिए 23वां विधि आयोग जो होगा ना, ये आपका गठन 1 सितंबर 2024 को किया गया और इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित है। ये कौन बने हैं? तो ये सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को जो है 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। अब जोड़ लीजिए आप यहाँ से तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस साल 106वां इसका एनिवर्सरी था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पाकिस्तान ने हाल ही में शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की। ये समझौता कब हुआ था? तो देखिए समझौता 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और रिसेंटली अप्रैल महीने में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने जो है इसको निलंबित करने की घोषणा किया हुआ था, क्लियर। जब भारत ने सिंधु नदी जल समझौता पर जो है उसको खारिज कर दिया था, सिंधु नदी पर जो आपका जल था उसको रोका था। अच्छा, सिंधु नदी जल वाला 1960 में हुआ था और ये 1972 में आपको याद रखना है, ठीक है ना। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, ये जो शिमला समझौता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक जो नवीनतम पुस्तक है इसको लिखा किसने है।
तो अभी मैंने आपको कुछ पुस्तक जो बता रहा था उसी में मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या नाम है, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, ठीक है, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। बताइएगा कौन है इसके लेखक, फटाफट बताइए। देखिए अगर आप आंसर जानते हैं ना तो आप आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। बताइए, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इसको लिखा है संजीव चोपड़ा ने, ठीक है ना, संजीव चोपड़ा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, एक और रिसेंटली जो पुस्तक है वो भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स डेट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, पुस्तक लेखक तो श्रीनाथ राघवन है, श्रीनाथ राघवन, श्रीनाथ राघवन। नाम क्या मैंने आपको बताया है, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स डेट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 2025 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बात करते हैं तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने टोटल 10 मेडल जीते थे। और मनीषा भनवाला का नाम याद रखिएगा आप, मनीषा भनवाला, मनीषा भनवाला का नाम याद रखिएगा। इन्होंने एकमात्र जो है इन्होंने आपका 62 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 10 मेडल भारत ने जीते थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्रभूषण पुरस्कार से किस देश ने सम्मानित किया है। तो मित्रभूषण से जो है अपना पड़ोसी श्रीलंका ने जो है सम्मानित किया है। उसके बाद एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान से किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो है पुर्तगाल के लिस्बन के सिटी हॉल में आयोजित एक समारोह में लिस्बन के मेयर ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, सिटी की ऑफ ऑनर से। तो पुर्तगाल के लिस्बन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सहायता से बनाया जा रहा अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है। तो देखिए अरुण 3 जल विद्युत परियोजना ये नेपाल में है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 8वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो अभी मैंने बताया था कि 8वां हिंद महासागर जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ था ओमान के मस्कट में, फरवरी 2025 में हुआ था, ओमान के मस्कट में, यहाँ पर बनाइएगा। अच्छा, रोटरडैम नीदरलैंड में किसका आयोजन हुआ था। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ था। अच्छा, नीस फ्रांस में किसका आयोजन हुआ था। तो तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं और कुछ है, जैसे कि काठमांडू में पूछेगा तो पहला सागर माथा संवाद का आयोजन हुआ था। छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाएगा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन, तो स्पेन के बार्सिलोना में हुआ था मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 151 है। क्या है भारत की रैंक, बहुत ही खराब रैंक है भारत की, 151 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105 है, उसके बाद हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 है। तो ये सब ऑलरेडी आपको दोनों याद आ गया होगा, मतलब याद हो भी गया होगा जो मैंने आपको तरीका बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर 151 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे आ जाते हैं, अगला प्रश्न कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए कि यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए ये जो दिया गया है ये निकारागुआ के अखबार है, ठीक है, इसका नाम है ला प्रेंसा। ला प्रेंसा को, ला प्रेंसा अंग्रेजी में लिख देता हूँ मैं, ला प्रेंसा को दिया गया है। और यह पुरस्कार इसको जो है निकारागुआ के लोगों को सच बताने के लिए साहसिक प्रयास के लिए दिया गया है, ला प्रेंसा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बहुत घने वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट वाला शीर्ष राज्य कौन सा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही एक नज़र आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 18वीं जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है 2025, इसमें अगर हम बात करते हैं तो वनावरण कितना परसेंट है। तो 21.76% है। वृक्षावरण कितना है। तो वृक्षावरण 3.46% है।
टोटल दोनों को जोड़िएगा तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 4 1%, 6 नहीं 4 1, तो 6 1 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, और 21 3 24 1 25.17% है दोनों वन आवरण और वृक्षावरण को मिला करके। अच्छा, अगर पूछा जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। सबसे कम क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा है। ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाएगा सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य तो मिजोरम है। अगर सर्वाधिक वन आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में देखिए मिजोरम से भी ज़्यादा है। ठीक है, मिजोरम में तो आपको परसेंट में अगर बात करते हैं तो 85.34% है, बट अगर लक्षद्वीप की बात करते हैं तो 91.33% है। तो अगर दोनों में मिलाया जाए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तब तो आपको लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और बहुत घने वन जो है यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। अच्छा, MDF अगर पूछा जाएगा मध्यम रूप से घने वन, ये आपका मध्य प्रदेश में है, और खुला वन सबसे ज़्यादा भी मध्य प्रदेश में। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट पूछेगा तो आपका अरुणाचल प्रदेश, मीडियम पूछेगा मध्यम रूप से घने वन तो ये मध्य प्रदेश है, और खुले वन में भी मध्य प्रदेश है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि अगस्त 2025 में थाईलैंड के फुकेत में आयोजित हुआ था 23वां एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया। एक सम्मेलन हुआ था और इसी में इसको अध्यक्ष चुना गया है। किसको? ये पूछा गया है, तो ये अपना प्यारा भारत को चुना गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, चलिए बताइएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न आ गया। अब देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन अपने बिहार में हुआ था कि नहीं? कहाँ पर हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था बिहार में। और देखिए, बिहार में आयोजन किया जा, गजसिम्हा इसका जो था आपका शुभंकर था, याद है ना? गजसिम्हा इसका शुभंकर था। इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर गजसिम्हा था, गजसिम्हा। ठीक है ना, गजसिम्हा या गजसिंह याद रखिएगा, जो कि नालंदा और बोधगया की पालकालीन मूर्तिकला से प्रेरित था। और इसमें बिहार का स्थान पूछा जाएगा तो 15वां रहा है। इसमें शीर्ष स्थान पर जो देश राष्ट्र रहा है, राज्य रहा है, वो महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, बिहार का 55वां है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो बिहार ने टोटल 36 मेडल जीते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन किया गया था, 7वां संस्करण था, और इसका आयोजन पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय और भागलपुर, ये 5 जगह नाम आपको याद रखना है। दिल्ली में भी इसका कुछ खेल थे जिसका आयोजन किया गया है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा। हाँ, अच्छा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स अगर पूछेगा तो पैरा गेम्स नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, हरियाणा उसमें शीर्ष पर रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लेह और गुलमर्ग में हुआ था। भारतीय सेना जो थी इसमें पहले नंबर पर थी। खेलो इंडिया बीच गेम भी हुआ है, पहला संस्करण था खेलो इंडिया बीच गेम का। ठीक है ना, खेलो इंडिया बीच गेम्स का, तो बीच गेम्स में पहला संस्करण हुआ है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो दीव में किया गया था। दीव में, जो दीव है, दमन दीव, आपको याद होगा, दीव में किया गया था। पहला संस्करण है। मणिपुर पहले स्थान पर था इसमें बीच गेम्स में। चलिए, खाद्य, कृषि और भोजन के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मैंने बताया ना, खाद्य पुरस्कार हंगरी मतलब भूख लगेगा, तो यहाँ आप देखिए हंगरिया है ना, डॉक्टर मारियंगेला हंगरिया, ये ब्राज़ील की हैं। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, बिहार उत्सव का आयोजन किया गया था कहाँ पर? नई दिल्ली में। ध्यान रखना, बिहार उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, EI शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? EI शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया गया था। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो ये भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। इनका नाम है छोंजिन अंगमो। छोंजिन अंगमो ये हिमाचल प्रदेश की हैं, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और ऐसा करने वाली ये दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित पर्वतारोही बन गई हैं, और भारत की ये पहली हैं। उसके बाद देखिए, हाल ही में सिरोही लिली महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? बताइए, जल्दी से बता दीजिए। सिरोही लिली महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है आपका कहाँ पर? मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है ना, कहाँ पर मनाया जाता है? कौन सा? तो सिरोही लिली। और एक संगई महोत्सव है, संगई महोत्सव भी मनाया जाता है। कहाँ पर? तो ये मणिपुर में ही संगई महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। क्लियर? सिरोही लिली भी और संगई भी। संगई भी मणिपुर में मनाया जाता है, और सिरोही लिली भी जो है
यह आपका मनाया जाता है कहाँ पर, तो ये मणिपुर में। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार दिवस 2025 का विषय क्या है। बिहार दिवस 2025 का विषय, चलिए बताइए, सब लोग आंसर कमेंट करिए। तो देखिए बिहार दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है और इस बार 113वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया है। ये क्रम भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसका थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। तो सिंपल सा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको पता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम चंपारण में है, तो निश्चित रूप से पश्चिम चंपारण में ही इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि 100वें स्कॉच सम्मेलन में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 100वां है इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने रखा भी है। 100वां स्कॉच पुरस्कार जो है ये नागालैंड की वन प्रबंधन परियोजना को दिया गया है। तो नागालैंड याद रखिएगा, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को। उसके बाद देखिए उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया, ये किस राज्य में है, तो उधवा जो है झारखंड का ये पहला रामसर स्थल है, झारखंड। और खेचुपलरी जो है ये सिक्किम का पहला रामसर स्थल है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। बिहार का कांवर झील है और बिहार के नागी और नकटी को भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, तो बिहार में टोटल 3 रामसर स्थल हो गए हैं। उसके बाद चलिएगा गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किस गांव को घोषित किया गया है। तो गुजरात का ये पहला जैव विविधता विरासत स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। गुनेरी गांव के प्राकृतिक अंतर्देशीय मैनग्रोव स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। गुनेरी के प्राकृतिक अंतर्देशीय मैनग्रोव स्थल को, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। गुनेरी कहाँ, इनलैंड मैनग्रोव स्थल है, उसी को घोषित किया गया है। चलिए केंद्रीय बजट के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो मखाना बोर्ड की स्थापना ये बिहार में होगा, ठीक है। और मखाना का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में ही होता है, 90% के आसपास जो है मखाना का उत्पादन बिहार में होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए केंद्रीय बजट के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74 से बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है, तो 74 से बढ़ा करके अब टोटल 100% कर दिया गया है। उसके बाद देखिए सियाचिन में भीषण ठंड से बचने के लिए हिम कवच यूनिफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो हिम कवच जो है ये लॉन्च किया है डीआरडीओ ने, ठीक है ना। हिम कवच यह यूनिफॉर्म -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो यहाँ पर डीआरडीओ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो सेबी का यहाँ पर जो है कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, आई स्पॉट, ये सेबी का है। और भारत पोल जो है ये सीबीआई का है, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आई स्पॉट हो जाएगा सेबी का। उसके बाद देखिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, तो मैंने बोला है ना भारत पोल हो जाएगा इसका। चलिए सौर वेंदनम उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। आपने देखिए बिहार के भी करंट अफेयर को मैंने शामिल किया हुआ है, तो ये बिहार के मोतिहारी में यानी कि पूर्वी चंपारण में सौर वेंदनम 2025 का आयोजन हुआ था। तो टोटल 100 प्रश्न हो गए फ्रेंड्स। सेशन को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा।